पहला चैप्टर, बैक स्टोरी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के चीफ डी कार्तिकेयन थे, जिन्हें 40 साल के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे को ट्रैक करने का काम सौंपा गया। जब वो हत्यारों को खोजने के लिए ठीक 3 दिन बाद 24 मई 1991 को हैदराबाद से चेन्नई के लिए निकले, वो सोचते रहे, मैं ये केस सुलझा पाऊंगा या नहीं। उन्हें डर था कि कहीं वो अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के जांचकर्ताओं की तरह नाकामयाब न हो, जो कभी आरोपी को पकड़ न सके। कार्तिकेयन जानते थे कि उनके सामने एक मुश्किल काम है। सैकड़ों लोगों से पूछताछ करनी होगी, हजारों पेज बारीकी से पढ़ने होंगे, कई वायरलेस ट्रांसमिशन सुनने पड़ेंगे और 400 घंटों से ज्यादा की वीडियो टेप फुटेज को देखना होगा। इसके अलावा परेशान करने वाले कई कॉलर्स होंगे जो बेमतलब जानकारी देकर सुर्खियों में आने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बिना वक्त गवाए कार्तिकेयन हवाई अड्डे से सीधे क्राइम सीन पर पहुंचे और घड़ी भर में ही सफलता का सुराग भी मिला। जय हिंद सर, मुझे यह चिनॉन कैमरा विस्फोट साइट से मिला। रील डेवलप करो और क्या फोटो मिलते हैं वो दिखाओ और फोटोग्राफर को ढूंढो। बदकिस्मती से फोटोग्राफर भी ब्लास्ट में मारे गए, लेकिन मरने से पहले उसने 10 तस्वीरें क्लिक की थी। फोटोग्राफर निकले चेन्नई के एक एस हरिबाबू, जो LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के समर्थक थे। श्रीलंका में सिन्हाली सरकार के खिलाफ एक अलग देश तमिल इलम के लिए लड़ रहे थे। परिणामी कहर के कारण लंका के तमिल शरणार्थी भारत में आने लगे और आकर अपना संघर्ष भी साथ लाए। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने LTTE के चीफ वेल्लुपराय प्रभाकरन को जुलाई 1987 में नई दिल्ली बुलाए और संकट का समाधान खोजने के बारे में बात की। यहाँ तक कि विद्रोही नेता को एक व्यक्तिगत भेंट भी दी। ये लो, मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सावधान रहो, मैं तमिलों के लिए शांति बना कर रहूंगा। इसके बाद राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने जुलाई 1987 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत श्रीलंका में एक शांति सेना IPKF भेजेगा। हालांकि हमारा कोई इरादा नहीं कि आपके देश पर कब्जा जमाए। बड़े भाई इंडिया अब शामिल हो गए थे और सभी को लगा कि उनकी समस्याएं हल हो जाएगी, लेकिन हर एक ने माना कि समाधान अलग होगा। आपदा के लिए एक पक्का नुस्खा, मुझे अपने इलम तमिल मातृभूमि मिलेगा, मैं प्रभाकरन को अपने अधीन कर लूंगा, मैं शांति दूत कहलाऊंगा और नोबेल प्राइज जीतूंगा। राजीव गांधी को दीवार पर लिखे इशारों को बहुत पहले ही देख लेना चाहिए था, जब जुलाई 1987 में उन्होंने समझौता साइन किया। और जब नौसेना गार्ड ऑफ ऑनर की परेड के दौरान एक श्रीलंकाई नाविक ने उन्हें राइफल बट से हमला करने की नाकाम कोशिश की। निश्चित रूप से IPKF मिशन फेल हो गया और LTTE भारत के खिलाफ हो मुड़ा, जब उसके हजारों कैडर शांति सेना के हाथों मारे गए। अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए राजीव गांधी की हत्या प्लान की गई। दूसरा चैप्टर, सबूत के धागे। अभिनेता इफ्तिकार 1969 की हिंदी फिल्म इत्तेफाक में इंस्पेक्टर के किरदार में होने वाले कातिलों को चेतावनी दी। आप ये भूल गए कि कातिल हमेशा कत्ल का कोई न कोई सबूत छोड़ जाता है। और यही हुआ LTTE के साथ भी, जो नीति के अनुसार अपने सभी कार्यों को डॉक्यूमेंट करके रिकॉर्ड किया करते थे और इस हत्या को फिल्माने के लिए हरी बाबू को भेजा। हत्या के बाद सिक्योरिटी टाइट की गई और उसके 2 दिन बाद तमिलनाडु पुलिस एक युवक को बाइक फास्ट चलाते हुए वेदरानियम शहर के पास चेक पॉइंट पर रोका। अपने बोलने के तरीके से जब वो श्रीलंकाई तमिल पहचाना गया, उसे कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपना LTTE के साथ सारे संबंध के बारे में बताया। मैं शंकर उर्फ कौनेश्वरम, और तस्वीर बताए जाने पर सब कुछ उगल डाला। कौन आदमी है ये? हमारा मिशन हेड शिवरासन। बताया कि इनके तहत एक 9 सदस्यों का टॉप सीक्रेट हत्या स्क्वाड जाफना से आया था, जिसमें थे 2 सुइसाइड बॉम्बर, एक वायरलेस ऑपरेटर, हवाला ऑपरेटर, ड्राइवर और इंटेलिजेंस एजेंट्स। मकसद राजीव गांधी की हत्या। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया कि कैसे जाने से पहले उन्हें एक चिट्ठी दी गई थी, ये लो और पहुंचते ही इस नंबर पर कॉल करो। फिर बताया कि कैसे वे सब 1 मई 1991 की रात तमिलनाडु के कुद्दिकराय तट पर पहुंचे थे और क्या हुआ जब वो उस नंबर पर डायल किया। नलिनी श्रीहरन, एक भारतीय नागरिक, ऑफिस में काम पर थी जब फोन बजा। हेलो,
वो एलटीटी के एक सदस्य मुरुगन की प्रेमिका थी, जिससे उन्होंने बाद में शादी भी की। मुरुगन को एलटीटी लीडर पोट्टू अमन ने भारत भेजा था एक खास काम के लिए, टारगेट जगह के अलग अलग एंगल से तस्वीरें बनाना और तस्वीरें और वीडियो लेना। नलिनी दोनों एलटीटी महिला सुइसाइड बॉम्बर सुभा और धनु को अपने घर में रखा और यहाँ तक कि शॉपिंग भी ले गई ढीले कपड़े खरीदने, जिसके नीचे वो विस्फोटक से लदी बेल्ट पहनने वाली थी। 3 हफ्ते बाद 21 मई के दिन धनु अपनी सलवार कमीज के अंदर बम बेल्ट पहने हुए राजीव गांधी और खुद को सुइसाइड अटैक में मार डाली। हत्या के बाद हरि बाबू के एक समय के गुरु सुभा सुंदरम उनके पिता को फोन करके सुरक्षा की चेतावनी दी, आपके बेटे के सभी लेटर को नष्ट कर दो। लेकिन उन्होंने बात सुनी नहीं, बल्कि एक दिन एसआईटी मुख्यालय में एक लिफाफा आया जिसके अंदर हरि बाबू के सभी दस्तावेज थे जो उन्होंने कमरे में रखे थे, जिसमें मुरुगन और नलिनी के भाई भाग्यनाथम के नाम और तस्वीर भी थे। जब तक कार्तिकेयन को ये सब पता चला, तब तक सभी आरोपी श्रीलंका वापस जाने की कोशिश में अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे थे, पर एसआईटी उनका पीछा कर रहा था। 10 जून के दिन रॉबर्ट पायस पकड़ा गया, 9 सदस्यीय दस्ते का दूसरा मेंबर। अगले दिन पेरीरावरन उर्फ अरिवू को उसके घर से उठाया गया, जिसने 2 9 वोल्ट बैटरी सप्लाई की जो बेल्ट बम में इस्तेमाल हुई। भाग्यनाथन और उनकी मां पद्मा भी उसी दिन गिरफ्तार किए गए, हरि बाबू परिवार के दिए गए डॉक्यूमेंट्स के बल पर, जिन्होंने और कई राज खोले, जिससे पता चला तस्कर एन षणमुगम का, जिनके आदमियों ने 1 मई को हिट स्क्वाड का समुद्र पार किया था। उनके घर पर छापे में 121 धमाकेदार विस्फोटक बरामद हुए वायरलेस उपकरण के साथ, और गुप्त शिपिंग रास्ते के मैप्स भी जो एलटीटी तमिलनाडु में हथियार लाने के लिए इस्तेमाल करता था। तमिलनाडु में आने के 1 हफ्ते बाद धनु और सुभा के लिखे 2 पत्र भी मिले, जिससे साफ जाहिर हुआ कि एलटीटी का हाथ था इस ऑपरेशन में, जिसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि वही इंसान था, एलटीटीई सुप्रीमो वेल्लुपराय प्रभाकरन, जिसे राजीव गांधी ने खुद अपना बुलेट प्रूफ वेस्ट दिया था। एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन था ये कि सिर्फ 2 सीनियर इसके जानकार थे, खुफिया प्रमुख पोट्टू अमन और इसकी महिला खुफिया शाखा की उप प्रमुख अखिला, जिसे धनु और सुभा ने लेटर लिखा था। प्रिय अखिला, हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता। हम सही मौकों के इंतजार में हैं। लेटर में उन्होंने बताया कैसे 2 दिन पहले चेन्नई में प्रधानमंत्री वीपी सिंह की रैली में उन्होंने हत्या की योजना को टेस्ट भी किया था। छापे के 2 दिन बाद 15 जून को नलिनी और मुरुगन की किस्मत ने साथ छोड़ दिया, जब दोनों को चेन्नई के सादियापेट बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। 1 महीने बाद राधा विनोद राजू के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम चेन्नई के बाहरी पंबल इलाके में एलटीटी से सहानुभूति रखने वाले के घर में घुसे और चिन्ना संथानी को एन मौके पर अरेस्ट किया जब वो साइनाइड कैप्सूल खाने ही वाला था। वो 9 मैन स्क्वाड की तीसरी गिरफ्तारी थी। इस बीच वायरलेस ऑपरेटर नेहरू उर्फ नीरो उर्फ गोकुल हर रोज रेडियो द्वारा अपने एलटीटी आकाओं के संपर्क में थे। एसआईटी ने कई बार उनकी बातचीत इंटरसेप्ट भी की, लेकिन ट्रायंगुलेशन उपकरण उनका सटीक स्थान नहीं बता पाया। वो पोलाची में एस षणमुगा वादिवेलु उर्फ थाम्बी अन्ना के घर में छिपे थे, एक कट्टर एलटीटी समर्थक जिसने हिट दस्ते को फाइनेंस भी किया था। अगस्त में जब एसआईटी उनके निशानदेही पर थी, शिवरासन, सुभा और नेहरू एक खाली पेट्रोल टैंकर के अंदर छिपकर चेन्नई से बेंगलोर की ओर रवाना हुए। लेकिन एसआईटी टीम एक खबरी के टिप पर अगस्त 18 को उनके बेंगलोर हाइडआउट को घेर लिया। हमेशा तैयार इस अंजाम के लिए सब ने अपने अपने लॉकेट से जहर की गोली निकालकर उगल दी। जिंदा पकड़े जाने के बजाय खुदकुशी को अपनाया। सब सिवाय एक आंखी वाले कान्या शिवरासन के, जिसने 9 mm पिस्तौल के साथ खुद पर गोली चलाई। उसके मौत के साथ 9 मुख्य साजिशकर्ताओं में से 6 या तो पकड़े गए, मारे गए या खुदकुशी कर ली। बचे 3 को करीब 1 साल बाद पकड़ा गया। इसके चलते 8 साल बाद 1999 में सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की बेंच ने 2 से 1 के बटे फैसले में 1997 के ताड़ा अदालत के फैसले को सही ठहराया कि नलिनी, मुरुगन, संथन और पेरारिवरन सहित सभी 7 मुख्य साजिशकर्ताओं को दी जाए मौत। तीसरा चैप्टर, राहत।
नलिनी को ताड़ा और आईपीसी के तहत 16 आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया। उन आरोपों में से एक था दनु और शुभा को क्राइम सीन पर कवर देना ताकि वो श्रीलंकाई तमिल न दिखाई दे, और धनु का मिशन में आत्महत्या होने के बाद शुभा को भागने में मदद करने के लिए, और ये कि नलिनी का बराबर इरादा था कि राजीव गांधी की हत्या हो। कुल 41 आरोपी में से 12 की मौत हो गई थी। 3 प्रभाकरन, पुट्टू अमन और अखिला लापता थे और बचे 26 पर मुकदमा चला। उनमें से 19 जिसके अपराध इतने गंभीर नहीं थे, उन्हें रिहा किया गया क्योंकि वे पहले से ही 8 साल जेल में गुजार चुके थे। बचे 7, उनमें से 3 की मौत की सजा उम्र कैद कर दी गई, लेकिन नलिनी या मुरुगन की नहीं, जिन्होंने षड्यंत्रकारियों को छिपाने और भागने में मदद की। तमिलनाडु में करुणानिधि की डीएमके सरकार हमेशा से श्रीलंका तमिलों के लिए दिल में खास जगह रखती आई थी। इसीलिए मौत के फैसले से तुरंत बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर राज्यपाल फातिमा बीबी से सिफारिश की कि नलिनी की मौत की सजा भी आजीवन कारावास में बदली जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत हम आपसे विनती करते हैं कि राष्ट्रपति को हमारी सिफारिश पर ध्यान देने की गुजारिश करें। कानून के मुताबिक राज्यपाल को राज्य सरकार की क्षमादान सिफारिश मंजूर करनी ही है, लेकिन फातिमा बीवी ने ऐसा नहीं किया। संयोग से नलिनी को राहत मिली जब बाद में सोनिया गांधी भी इस विचार से सहमत हुई। मारे गए नेता की पत्नी नवंबर 1999 में राष्ट्रपति KR नारायण से मुलाकात की। हमारा परिवार नहीं चाहता कि एक और बच्चा अनाथ हो। इशारा था नलिनी की बेटी हरिता की ओर, जिसके बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी की मौत की सजा भी उम्र कैद में बदल डाली। 1999 में जस्टिस थॉमस, जो नलिनी को मौत की सजा पर बाकी 2 जज से अलग फैसला दिया, ठीक इसी तर्क का इस्तेमाल किया था। पिता मुरुगन पर भी मौत की सजा है, इसीलिए माँ नलिनी को जिंदा रहना जरूरी है ताकि बच्चा अनाथ न हो। हालांकि नलिनी को राहत मिलने के बाद भी मुरुगन, संथन और पेरीरावलन की मौत की सजा लागू रही। उस वक्त तक जब फरवरी 2014 में एक नाखुश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सरकार को फटकारा और बाकी तीनों की मौत की सजा भी हटाई। उनकी दया याचिका पर फैसला करने में 11 साल की देरी कैसे? कई साल तक इस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई, जब अचानक मार्च 2008 में एक दिन प्रियंका गांधी वेल्लोर जेल पहुंची। अपने पिता के वक्त के पहले मौत का मानसिक सामना करने के लिए नलिनी से मिलने आई। मेरे पिता की हत्या के बारे में बताओ। जैसे नलिनी खुद के दिल में पड़े बोझ को हल्का किया, प्रियंका हिचकी मार मार कर रोई। अब तमिलनाडु की दूसरी मुख्य पार्टी अन्नादमुक सितंबर 2018 में राज्यपाल का दरवाजा खटखटाया। राज्यपाल पुरोहित, कृपया नलिनी और बाकी आरोपियों को छोड़ दे। लेकिन राज्यपाल पुरोहित 4 साल और अगले गवर्नर RN रवि भी 1 साल फिर से प्रोटोकॉल के खिलाफ नलिनी की रिहाई के आदेश पर बैठे रहे। मामला अटका देख सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो यानी खुद बीच में घुसे अनुच्छेद 142 के तहत, जो उन्हें असाधारण मामलों में शक्तियां देता है, पेरीरावलन को सबसे पहले मई 2022 में रिहाई मिली, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपील की थी और 31 साल भी जेल में काटे थे। CRPC धारा 433A के तहत कोई भी दोषी 14 साल की उम्र कैद की सजा काटने के बाद छूट के लिए आवेदन कर सकता है। 6 महीने बाद नवंबर 2022 में नलिनी और बाकी 6 को भी रिहा कर दिया गया, उसी धारा 142 के आधार पर। सलाखों के पीछे बिताए 29 सालों में नलिनी सिर्फ 2 बार जेल से बाहर निकली। पहली बार 2016 में सिर्फ 12 घंटों के लिए अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, और दूसरा 2019 में अपनी बेटी हरिता की शादी के लिए 51 दिन के पैरोल पर। हालांकि उनकी आत्मकथा पुस्तक राजीव हत्या, छिपे हुए राज और प्रियंका और नलिनी की भेंट में नलिनी ने दावा किया, मैं हत्या की साजिश से अनजान थी। उस वक्त मैं गर्भवती थी और अपने बच्चे का नाम सोच रही थी। इस दावे पर बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पाते, बल्कि हैरान हैं कि कैसे आतंकवादी हरकत करने के बावजूद आरोपियों को माफ किया गया। चौथा चैप्टर, नतीजे। ये एक खतरनाक मिसाल है आतंकवादियों को माफ करने का। भारत संघ से मशवरा नहीं लिया गया। मोदी की बीजेपी सरकार को भी ये फैसला पसंद नहीं आया। हमने एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया है। कांग्रेस भी गांधी परिवार के विचार से खुद को अलग करके एक समीक्षा याचिका दायर करेगी। राजीव गांधी सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी के पिता या सोनिया गांधी के पति नहीं थे, वो देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। हालांकि क्षमादान का पावर राष्ट्रपतियों ने कई बार इस्तेमाल किया है।
2000 में गोविंदा स्वामी को क्षमा देकर, जिसने 1984 में अपने रिश्तेदारों को नींद में मारा था। शोभित चम्मार को 1988 में, जिसने अपने उच्च जाति जमींदार परिवार के 6 सदस्यों की हत्या की, उनके बच्चों की भी। धर्मेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह यादव को 1997 में, जिन्होंने 3 साल पहले एक परिवार के 5 लोगों की जान ली, जिसमें एक 15 साल की लड़की भी थी, जिसका कुछ दिन पहले उन्होंने बलात्कार करने की कोशिश भी की। यूपीए 2 के वक्त राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रिकॉर्ड 30 लोगों को माफी दी, जिनमें से 22 क्रूर अपराध किए थे। वही प्रणब मुखर्जी सबसे ज्यादा 30 मामलों को खारिज किया, लेकिन किसी ने किसी भी आतंकवादी को माफ नहीं किया। न तो 2003 के संसद हमलावर अफजल गुरु की दया याचिका, न ही अजमल कसब नवंबर 2008 मुंबई हमलावर की दलील, और न ही याकूब मेमन मुंबई धमाकों के लिए जिम्मेदार के परिवार का सदस्य। क्षमादान का पावर अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास भी है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने 4 सालों में 143 को माफ किया, जबकि ओबामा अपने 2 कार्यकालों के दौरान 36,000 अनुरोधों में से 153 की मौत को उम्र कैद में बदला और 78 को माफी दी। 2 हत्यारों के आरोपी चार्ल्स सोबराज हाल ही में नेपाल में रिहा हुए। 19 साल जेल में बिताने के बाद उनके लाइफ पर आधारित हमारे वीडियो का इंतजार करें, पर फ्रांसीसी नागरिक होने के नाते उन्हें नेपाल छोड़ना पड़ा। वैसे ही मुरुगन और बाकी श्रीलंकाई नागरिक निर्वासन का इंतजार करने के लिए तिरुचिरापल्ली में एक खास रेफ्यूजी कैंप में भेजे गए हैं। इस फैसले में कई अपराधी और हत्यारों को रोशनी की किरण दिखाई दी और अब इसी तरह की रिहाई की मांग कर रहे हैं। नलिनी ने 11 लोगों को मारा, मैंने सिर्फ 1 को मारा, मुझे छोड़ दो, कहते हैं 80 साल के बुजुर्ग स्वामी श्रद्धानंद, जो 1994 से बिना पैरोल के जेल में है अपनी पत्नी की हत्या के लिए। इसी तरह पंजाब के शिरोमणि अकाली दल अपने मुख्यमंत्री बयान सिंह के हत्यारे को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने में मायना हो सकता है, लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय एक आतंकवादी को मुक्त करके अपने अधिकार से आगे बढ़ रहा है? नलिनी अब अपने पति मुरुगन के साथ यूके जाकर रहना चाहती है, अपनी बेटी के साथ। To be with her forever. लेकिन ये कैसा कि एक देश के प्रधानमंत्री के हत्यारे आजाद घूम रहे हैं, देशवासियों से माफी मांगे बिना? अपनी राय टिप्पणी में जरूर